Hello students, I'm CS Monica Agrawal. Here I'm taking unit number 3rd of Indian Contract Act 1872, other essential element of a contract. अदर एसेंशियल एलिमेंट में बेसिकली हम ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन एन ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। बेटा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि फ्री कंसेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी, लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है और कौन सी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर रखी हैं। देखिए बेटा, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेंशन्ड इन सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। The parties must be competent to contract. There should be free consent. There must be lawful consideration and lawful object. और ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वॉइड डिक्लेयर्ड है वो भी किस में आता है, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कि वॉइड नहीं होने चाहिए तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वॉइड तो है ही वो। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट समझ रहे हैं हम कि कौन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज अनसाउंड माइंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड who is of sound mind and is not disqualified from contacting by any law to his subject। मतलब वो बंदा मेजर है, साउंड माइंड का है, और अगर उसे किसी भी लॉ ने डिस्क्वालीफाइड नहीं किया है देन ही विल बी कंसिडर्ड कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं मेजर है। मेजर किसी भी पर्सन को डिक्लेयर करने की एज दी गई है 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स से कम अगर आपकी एज है तो यू विल डिक्लेयर्ड एज माइनर, और माइनर इज नॉट क्वालिफाइड टू डू एनी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए बेटा, ये हमारा हो गया कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में। अब हम आगे देख रहे हैं लॉ रिलेटिंग टू माइनर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माइनर से रिलेटेड क्या पोजीशन होती है, माइनर किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किस तरीके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से ही गलत माने जाते हैं, कैंसिल माने जाते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कैंसिल है ये कॉन्ट्रैक्ट। इन द वैलिडिटी ऑफ केस, एक केस हुआ था मोहरी वीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। इस केस में क्या बताया गया था बेटा, अ माइनर borrowed 20,000 from B as a security for the same executed a mortgage in his favor. He became a major a few months later and led a suit for the declaration that the mortgage executed by him ड्यूरिंग इज माइनॉरिटी वॉज वॉइड एंड शुड बी कैंसल्ड। क्या किया गया, 20,000 का उधार बी से ए ने लिया, ए माइनर था, और उसके बदले में उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रखवाई। तो यहाँ पे ए बोलता है मेजर होने के बाद केस फाइल करके कि मैं तो मॉर्टगेज में रखवाई प्रॉपर्टी को वैलिड नहीं मानता हूँ क्योंकि मैंने वो ड्यूरिंग द माइनॉरिटी किया था और वो वॉइड है एंड इट शुड बी कैंसल्ड। इट वॉज हेल्ड दैट mortgage by a minor was void and B was not entitled to repayment of money, और B का पैसा डूब गया क्योंकि माइनर की सारी कांड बर्दाश्त करा जा सकते हैं, मेजर्स के नहीं। माइनर के सारे जो भी गलतियां हैं वो सब माफ़ है। नो रेक्टिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। बेटा अपने माइनॉरिटी में किए हुए कामों को माइनर मेजर होने के बाद भी वैलिड नहीं करवा सकता, वो वॉइड अब इनिशियो रहेंगे और उन्हें वो रेटिफाई नहीं कर सकता। रेटिफाई का मतलब अडॉप्ट नहीं कर सकता आफ्टर बिकम मेजर ऑल्सो। माइनर कैन बी बेनिफिशरी। बेटा माइनर बेनिफिशरी बन सकता है एंड कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। केवल अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट से बेनिफिट मिलना हो तो माइनर कैन बिकम द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। A minor is not a competent to contract and nothing in the contract that prevents him from making the other party bound to minor। मतलब माइनर अपना फायदा ले सकता है लेकिन उससे किसी और को माइनर का कोई फायदा नहीं ले सकता। अब प्रॉमिसरी नोट ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर इज नॉट वॉइड। अगर कोई माइनर को पेमेंट देने का प्रॉमिसरी नोट बनाता है दैट इज वैलिड क्योंकि बेनिफिट्स के लिए माइनर
पार्टी बन सकता है एंड केस फाइल कर सकता है मनी को रिकवर करने का, बिकॉज ही इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में येट एक्सेप्ट ए बेनिफिट। इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी वो केवल बेनिफिट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बन सकता है। अ माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, हाउएवर ही मे विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, क्या बन सकता है, केवल प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर बन सकता है, लॉसेस के लिए वो लायबल नहीं होगा। मॉर्गेज वाज एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर, फेवर में है तो चलेगा, तो वो वैलिड है और माइनर उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन अगेंस्ट है जैसे मोहरी बीवी वाले केस में था तो वह अलाउड नहीं है। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, मतलब माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी का एक्सक्यूज ले सकता है। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी एंड इज नॉट स्टॉप टू डू सो even where he was taken any loan and enter into the contract falsely representing he was major, चाहे उसने गलत बताया हो कि वो मेजर है, सामने वाली पार्टी की तो बेचारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो लायबल नहीं होगा। रूल ऑफ एस्टोपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट माइनर, मतलब उसने इस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनर ने खुद ने गलती की है और उसने मेजर होना बताया नहीं था, मेजर बता के लोन लिया है तो भी लोन देने वाले लायबल नहीं होंगे। इट मीन्स ही कैन बी अलाउड टू प्लीज माइनॉरिटी इन डिफेंस, वो हमेशा ये बोल सकता है अरे मैं तो बच्चा हूँ, मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दो, और उसे माफ़ कर दिया जाता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, बेटा नेसेसरीज के लिए जो भी माइनर को अगर कोई नेसेसरीज सप्लाई करता है, supplied to a minor or to any other person whom such minor is legally bound to support is governed by section 68, a claim for necessaries supplied to minor enforceable by law। ध्यान रखना बेटा, अगर कोई नेसेसरीज माइनर को सप्लाई करता है तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, बट माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रॉमिस एंड नेवर फॉर मोर देन वैल्यू ऑफ नेसेसरीज, देयर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द माइनर बट ओनली इज प्रॉपर्टी इज लायबल। इस केस में भी नेसेसरीज के लिए भी केवल कभी लायबल होगा माइनर जितनी उसकी प्रॉपर्टी है, पर्सनली माइनर लायबल नहीं होता। नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ माइनर। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन हाउ फार इन्फोर्सेबल, अब बात आती है माइनर की गार्जियन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो इन्फोर्सेबल है क्या। माइनर्स एग्रीमेंट इज void, his guardians can under certain circumstances enter into a valid contract on minor's behalf where the guardian makes a contract for the minor which is within his competence and which is the benefit of minor, there will be a valid contract which minor can enforce। अगर माइनर के फेवर में कोई गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या माना जाएगा, इन्फोर्सेबल। नाउ नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बेटा माइनर एग्रीमेंट बिकमिंग एब्सोल्यूटली वॉइड, देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर माइनर से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एब्सोल्यूटली वॉइड होगा और माइनर के साथ कोई भी किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। नो इंसॉल्वेंसी, माइनर को कभी भी कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड नहीं कर सकता क्योंकि माइनर किसी भी चीज़ के लिए पर्सनली लायबल ही नहीं होता है। पार्टनरशिप, माइनर कैन नॉट बिकम ए वैलिड पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म बट ही कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर बेनिफिट्स इन पार्टनरशिप फर्म। माइनर कैन बी एजेंट, बेटा माइनर एजेंट बन सकता है क्या, यस, बट ही विल नॉट बी लायबल इज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट। बेटा एजेंट के लिए कौन लायबल होता है, प्रिंसिपल, इसलिए माइनर को कोई टेंशन ही नहीं है कि प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा, तो माइनर के लिए हमेशा एजेंट तो बन ही सकता है क्योंकि एजेंट पे तो वैसे भी लाइबिलिटी नहीं होती और माइनर किससे बचना चाहता है, हमेशा लाइबिलिटी से, तो माइनर कैन बिकम द एजेंट। अ माइनर कैन ड्रॉ, डिलीवर और इंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लायबल, वो ड्रॉ भी कर सकता है, डिलीवर भी कर सकता है और इंडोर्स भी कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। In the absence of authority, express or implied, an infant is not capable of binding his parents or guardian even for necessaries. The parents will be held liable only when child is acting as an agent of parents। बेटा बच्चों ने अगर पेरेंट्स से, माइनर ने अगर बिना पेरेंट्स की अथॉरिटी लिए
कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो फॉर एग्जांपल नेसेसरीज के लिए किया है तो उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी, गार्जियन लायबल नहीं होंगे। गार्जियन तभी लायबल होंगे जब माइनर उनके कहने पे वो प्रोडक्ट खरीद के ला रहा है, यानी कि उनके एज ए एजेंट काम कर रहा है। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक अडल्ट और माइनर के बीच में होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा अडल्ट लायबल होगा, माइनर लायबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सेन दास वर्सेस रामचंद केस, वेयर देयर वॉज जॉइंट परचेज ऑफ टू परचेजर, दो बंदे थे जिन्होंने मिलकर परचेज किया, एक माइनर और एक अडल्ट। तो वेंडर किसके अगेंस्ट केस कर सकता है? केवल मेजर के अगेंस्ट, नोट अगेंस्ट माइनर। श्योरिटी फॉर ए माइनर, in a contract of guarantee when an adult stands surety for a minor, then he is liable to third party as there is a direct contract between surety and third party। श्योरिटी और थर्ड पार्टी आपस में निपटेंगे, माइनर का कोई भी रोल नहीं रहेगा। माइनर एज ए शेयर होल्डर, माइनर कैन बिकम ए शेयर होल्डर ऑफ फुली पेड अप शेयर्स, क्योंकि वो बेनिफिट्स के लिए एंटर हो सकता है। माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी शेयर होल्डर। If by mistake he become a member, the company can rescind the transaction and remove his name. But minor may acting to lawful guardian become a shareholder by transfer and transmission of fully paid up share to him। मतलब ट्रांसफर या जायदाद के तौर पे उसे ट्रांसमिशन के थ्रू शेयर मिले हों तो वो भी अलाउड है, लेकिन शेयर कैसे होने चाहिए बेटा? फुली पेड अप। नेक्स्ट, पर्सन ऑफ साउंड माइंड। बेटा पर्सन कैसा होना चाहिए? साउंड माइंड का होना चाहिए। अभी हमने माइनर मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ही शुड बी साउंड माइंड। A person is said to be sound mind for the purpose of making contract if at the time of contract when he make it capable of understanding it। बेटा साउंड माइंड उसे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम वो अंडरस्टैंड कर पाए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या कहना चाह रहा है, एंड फॉर्मिंग ए रैशनल जजमेंट, वो अपना दिमाग लगा के जजमेंट ले पाए एज टू इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। For example, a patient in a lunatic asylum who is in interval of sound mind may contract during those interval। जब वो पागल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। Insane man who is a delirious of from fever or who is so drunk that he cannot understand the contract or from a rational judgment as to its effect on his interest cannot contract with drunkenness last। तो ये क्या माना जाएगा? अनसाउंड माइंड। यही चीज़ आपको बताई हुई है कि अनसाउंड माइंड पर्सन अनसाउंड माइंड है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जब वो साउंड माइंड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, जैसे कि इंसॉल्वेंट लोग डिस्क्वालीफाइड होते हैं। इंसॉल्वेंट लोग क्या होते हैं? डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होते हैं। एलियन एनिमी और फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर्स होते हैं, उनके साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमारे दुश्मन देश के सिटीजन्स के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ये डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। अब बात कर रहे हैं हम फ्री कंसेंट क्या होती है, किस चीज़ को हम फ्री कंसेंट कहते हैं। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स फ्री कंसेंट। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्री कंसेंट, जिसका होना बहुत ज़रूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। बेटा एक कंसेंट कब फ्री नहीं रहती है? जब उसके अंदर या तो कोवर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है या मिस्टेक है। इन सब के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बेटा डिफरेंस बस इतना है कि इन चारों में, यानी कि कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, और मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही हो जाता है। ठीक है, अब मिस्टेक भी दो तरीके की होती है, बायलेटरल, यूनिलेटरल, यानी कि दोनों पार्टी ने मिस्टेक की है या किसी सिंगल पार्टी ने मिस्टेक की है। अगर दोनों पार्टी ने मिस्टेक की है तो वो दो रीज़न से होता है, तो सब्जेक्ट मैटर के कारण या पॉसिबिलिटी नहीं रहती कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है यूनिलेटरल, और आइडेंटिटी ऑफ पर्सन पे डिपेंड करता है यूनिलेटरल मिस्टेक। आगे चल के आप डिटेल में पढ़ते पढ़ते सब समझ जाएंगे। चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ डिटेल में समझने के लिए कि क्या होती है फ्री कंसेंट। तो बेटा देखेंगे, फ्री कंसेंट का मतलब है ऐसी कंसेंट जो किसके कारण नहीं है, फ्री है, इनके कारण नहीं हुई है, कोवर्जन के कारण, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण, फ्रॉड के कारण, मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण और मिस्टेक के कारण नहीं हुई है। देखेंगे बेटा कोवर्जन क्या होता है। बेटा कोवर्जन का मतलब होता है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, ऐसा कोई भी काम जो इंडियन पैनल कोड के तहत अनलॉफुल है।
अगर आप अनलॉफुल काम आईपीसी एक्ट, आईपीसी यानी कि इंडियन पैनल कोड के तहत जो अनलॉफुल काम है वो आप करते हो या करने की धमकी देते हो, किसी पर्सन को आप डिटेन करते हो, बंदी बनाते हो या उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन करते हो, तो ये माना जाता है प्री जस्टिस यानी अन्याय माना जाता है उस पर्सन के खिलाफ। और इस इंटेंशन को अपन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। आपने किसी को डरा धमका के कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाया, बेसिकली उसी को हम कोर्जन कहते हैं। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या मानते हैं, फ्री कंसेंट से नहीं हुआ है, ये डराने धमकाने से हुआ है, तो उससे बोलते हैं कोर्जन। और कोर्जन के केस में जो एग्रीव्ड पार्टी है यानी कि जिसके साथ अन्याय हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकती है। तो जो भी काम फॉरबिडन बाय लॉ है इंडियन पैनल कोड में, ऐसा अनलॉफुल आपको काम करने के लिए, अनलॉफुल काम करके आपको डराया धमकाया जा रहा है और उससे आपकी इंटेंशन क्या है, बस पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में लेके आना, ज़बरदस्ती उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, तो ये क्या माना जाता है, कोर्जन। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इज इमटेरियल वेदर इंडियन पैनल कोड इज और इज नॉट इन फोर्स द प्लेस वेयर द कोर्जन इज एम्प्लॉयड। चाहे उस जगह पे इंडियन पैनल कोड अप्लाई होता हो या नहीं अप्लाई होता हो, अगर वहाँ पे कोर्जन हो रहा है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, दैट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। नेक्स्ट देखेंगे बेटा अपन कोर्जन के इफेक्ट क्या होते हैं। आपको अभी भी बताया था मैंने, वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ पार्टी हु कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड, जिसकी जबरदस्ती कंसेंट ली गई है उस पार्टी के ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है। Consequences of rescission of voidable contract: the parties rescind a void contract should, if he has received any benefit thereunder from the other party to contract, restore such benefit। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाते हो तो जो भी बेनिफिट आपने उस कॉन्ट्रैक्ट से लिया है वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अ पर्सन टू whom money has been paid, anything delivered under coercion must repay or return it। Where a husband obtain a release deed from his wife and son under a threat of committing suicide, obtained release deed from his wife and son, से उसने एक रिलीज डीड ली कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर आपने मुझे डीड नहीं दी। द ट्रांजेक्शन वाज सेट असाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ कोर्जन एंड सुसाइड इज बीइंग फॉरबिडन बाय आईपीसी एक्ट एंड थ्रेट ऑफ सुसाइड अमाउंट टू कोर्जन, और ये वॉइडेबल माना जाएगा एट ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अब हम समझने वाले हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। बेटा अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ किसी भी रिलेशनशिप में है और वो उस रिलेशनशिप की डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करके अनफेयर एडवांटेज उठाना चाह रही है सामने वाली पार्टी से, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे कि फादर और सन के बीच में फादर इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन और वो अपनी पोजीशन का मिसयूज करके सन से कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ सन होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। देखिए बेटा, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टी, रिलेशन होना चाहिए पार्टीज की, दैट वन ऑफ द पार्टी इन द पोजीशन ऑफ डोमिनेंट एंड द विल ऑफ अदर, दूसरी पार्टी की विल्स पे एक पार्टी डोमिनेंट होनी चाहिए और उस पोजीशन का क्या कर रही हो, अनफेयर एडवांटेज ले रही हो। ठीक है बेटा, तो वेयर ही होल्ड ए रियल और एपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, वेयर ही स्टैंड इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, और he make a contract with a person whose mental capacity or temporarily permanent affect by a reason of age, illness, mental or bodily distress। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड इलिटरेल पर्सन से भी अगर आप कोई काम करवाते हो, फॉर एग्जाम्पल ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन बी during his minority upon B coming of age obtained by misuse of parental influence, a bond from B for a greater amount than sum due in the respect of advance। जितना पैसा उधार दिया गया था उससे ज़्यादा का रिटर्न करने का बॉन्ड साइन करवा लिया, पापा के प्रेशर में आके उसने ऐसा करा, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। देखेंगे बेटा आगे, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए। रिलेशन होना जरूरी है पार्टीज के बीच में, एक बंदे की पोजीशन डोमिनेंट होनी जरूरी है। देखो कैसे, अ पर्सन इज डीम टू बी सच पोजीशन, डोमिनेंट पोजीशन कैसे मानी जाएगी, रियल और एपरेंट अथॉरिटी दिखती है, सामने से पता चलता है, जैसे मास्टर सर्वेंट, डॉक्टर, पेशेंट, फादर सन, इन सब की एपरेंट, इसमें एक पार्टी की हमेशा दिखने वाली, पता चल रहा है हमें नाम सुनते ही कि कौन डोमिनेंट है। मास्टर सर्वेंट में डोमिनेंट कौन, मास्टर, डॉक्टर पेशेंट में डॉक्टर, टीचर और स्टूडेंट में टीचर।
फिड्यूशरी रिलेशनशिप ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, तो उसमें भी एक पार्टी आपकी डोमिनेंट पोजीशन में हो सकती है। सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, फादर एंड सन, हस्बैंड वाइफ, क्रेडिटर एंड डेटर, तो इन सब में भी एक पार्टी क्या मानी जाती है, डोमिनेंट। जैसे सॉलिसिटर एंड क्लाइंट में सॉलिसिटर, क्रेडिटर एंड डेटर में क्रेडिटर। हस्बैंड वाइफ में मैं किसी भी तरीके की कोई बात नहीं करूँगी क्योंकि घर घर में अलग अलग केस होता है। मेंटल डिस्ट्रेस, बेटा मेंटल डिस्ट्रेस, अगर एक पार्टी किसी भी मेंटल या किसी भी इलनेस से गुजर रही है, तो जो उसको केयर टेक उसकी कर रहा है या उसका ध्यान रख रहा है, ही इज इन द पोजीशन ऑफ डोमिनेंट। जैसे डॉक्टर और पेशेंट, डॉक्टर क्या होता है, पेशेंट की डोमिनेंट पोजीशन में माना जाता है क्योंकि डॉक्टर के अंडर पेशेंट का भविष्य है, तो पेशेंट हमेशा उससे कंट्रोल्ड रहेगा। अनकॉन्शियस बार्गेन, व्हाट इज अनकॉन्शियस बार्गेन? There one party is to a contract in the position to dominant of the will other, the contract is apparently unconscionable, unfair। अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट किया तो दूसरी पार्टी क्या हो जाएगी, डोमिनेंट पोजीशन में। जैसे अ यूथ ऑफ 18 year old spent thrift and drunkard borrowed 90,000 on a bond bearing compound interest of 2% per month. It was held the court that the transaction unconscionable and the rate of interest charge being so exorbitant, मतलब बहुत ज़्यादा आपने क्या रखी है, इंटरेस्ट रेट रखी है, क्योंकि सामने वाली पार्टी उस टाइम उस पोजीशन में नहीं थी, कॉन्शियस नहीं थी। तो अनकॉन्शियस पोजीशन में अगर एक पर्सन है और उसका कोई अनफेयर एडवांटेज उठाता है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अनड्यू इन्फ्लुएंस। द ऑब्जेक्ट must be take undue influence where the person is in the position to influence the will of the other, getting consent must have the object to take advantage, मतलब उसका कोई पर्पज होना चाहिए, बिना पर्पज के कोई एडवांटेज ले रहा, दैट इज नॉट undue influence। बर्डन ऑफ प्रूफ, बेटा बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा मतलब कि उसने कोई गलत नहीं किया, ये किस पे होगा, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एब्सेंस ऑफ यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन अनफेयर एडवांटेज विल लाई ऑन द पार्टी हुज इन द डोमिनेंट पोजीशन। जो पर्सन डोमिनेंट पोजीशन में होगा उसी पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि उसने अंडर इन्फ्लुएंस किया है या नहीं किया। अगर किसी ने उसके अगेंस्ट केस कर लिया तो उसे खुद को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, देखो मैंने प्रूफ कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉड की। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अंडर इन्फ्लुएंस एंड कोअर्जन, दोनों ही केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी होता है। अब बात कर रहे हैं फ्रॉड की। फ्रॉड का मतलब क्या होता है कि आपके साथ किसी ने किसी भी तरीके का धोखा दिया है, आपको कोई ऐसी बात बताई है जिसके कारण आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। Act committed by a party to contract or with his conveyance by his agent with an intent to deceive another party there to his agent or to induce him to enter into a contract। किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आप उसको गलत बातें बता के उसे धोखा देते हुए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे हो, दैट इज फ्रॉड। एज ए फैक्ट दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डजंट बिलीव इट टू बी ट्रू। बेटा यहाँ पे आपको पता है कि वो बात सही नहीं है, फिर भी आपने वो बात बताई है, तो ये धोखा है। एक्टिव कंसेलमेंट ऑफ ए फैक्ट वन मेकिंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट। एक्टिव कंसेलमेंट मतलब कि आपने जानबूझ के वो बात छुपाई है, ये भी धोखा माना जाएगा। कोई बात नहीं बताई, ये भी धोखा है, और गलत बताई है वो भी धोखा है, यानी कि दोनों ही फ्रॉड है। प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, आप किसी को झूठी प्रॉमिस कर रहे हो तो ये भी फ्रॉड ही माना जाता है। आपको पता है कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा उससे, फिर भी प्रॉमिस करके छोड़ दिया, तो ये भी धोखा है। और कोई एक्ट जो आपने धोखा देने की इंटेंशन से किया है वो सब फ्रॉड माना जाता है। एनी सच एक्ट ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। लॉ में जिन भी कामों को फ्रॉड माना गया है वो सब इस सेक्शन में भी फ्रॉड माने जाएंगे। एग्जाम्पल, ए सेल बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड। ए को पता है हॉर्स क्या है, अनसाउंड माइंड है, और फिर भी उसने क्या कर दिया, ये बी को दे दिया। ए से नथिंग टू बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ हॉर्स, दिस इज नॉट ए फ्रॉड बाय ए। देखो बेटा क्या हुआ, ए सेल बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड माइंड। ए से नथिंग टू बी अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स, दिस इज नॉट ए फ्रॉड। तो मैम इसमें फ्रॉड नहीं है, तो फिर किस में फ्रॉड है? बेटा आपने इंटेंशन डिक्लेयर्ड नहीं की, कुछ पूछा नहीं, और इस केस में आपने कोई चीज़ दे दी, तो ये एक्टिव कंसेलमेंट नहीं माना जाएगा और ये फ्रॉड नहीं है। एक्टिव कंसेलमेंट तब माना जाएगा जब उसने पूछा और आपने फिर भी नहीं बताया, या फिर उसने अपना पर्पस बता दिया था फिर भी आप साइलेंट रहते हो। बी इज एज डॉटर एंड हैज़ जस्ट कम ऑफ एज,
Here the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the unsound mind. अब अगर इस केस के अंदर बी कौन होती, ए की डॉटर होती, तो उस केस के अंदर ये बताना ज़रूरी हो जाता और ये फ्रॉड माना जाता क्योंकि यहाँ पे फिड्यूशरी रिलेशनशिप आ गया है. बी सेड टू ए इफ़ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड माइंड. तो यहाँ पे हो गया एक्टिव कंसिलमेंट. अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं ये मानूंगा कि हॉर्स साउंड माइंड है, और फिर भी ये कुछ नहीं कहता है तो ये एक्टिव कंसिलमेंट है, और ये साइलेंस इज इक्वल्स टू स्पीच मानी गई है. और इस केस में क्या माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में आपने फ्रॉड किया है. A and B is being traded. Enter into a contract. A has a private information of change in prices, which would affect B's willingness to proceed the contract. A is not bound to inform B. देखो बेटा नेक्स्ट. देयर आर फॉलोइंग एलिमेंट. फ्रॉड होने के लिए किसी भी एग्रीमेंट में फ्रॉड कब माना जाता है? देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन और असर्शन, इट मस्ट बी फॉल्स. कोई भी स्टेटमेंट जो आपने दिया है वो गलत है. साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड और एन एक्टिव कंसिलमेंट में भी अमाउंट टू फ्रॉड. द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू फैक्ट. रिलेटेड टू फैक्ट होना चाहिए, रिलेटेड टू लॉ नहीं होगा. रिलेटेड टू लॉ अगर आपको कोई गलत बात बताता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप लॉ पढ़ो. आपने लॉ नहीं पढ़ा और लॉ से रिलेटेड आपने कोई किसी ने गलत बात बताई और उसको मान लिया तो ये आपकी गलती है, उसको हम सामने वाली पार्टी की गलती नहीं मानेंगे. तो फ्रॉड हमेशा फैक्ट से रिलेटेड होता है. Representation should be made before the conclusion of the contract with intention to induce the other party to act upon it. Representation should be made before conclusion. आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद अगर आपको कोई बात बताई है तो उसके उस बात के कारण आपने थोड़ा ना कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कोई बात सुनी जो कि फ्रॉड था और उसके कारण कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो ही फ्रॉड माना जाएगा. रिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट शुड बी मेड विद द नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी. मतलब सामने वाली पार्टी को पता है वो गलत बोल रहा है फिर भी वो बोल रहा है तो ही ये फ्रॉड है. द अदर पार्टी मस्ट हैव बीन इंड्यूस टू एक्ट. आपने उस बात पे विश्वास करके उस बात को सच मान के ये कॉन्ट्रैक्ट किया हो. अगर आपको उसकी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है सामने वाली पार्टी की बात का तो इसे फ्रॉड नहीं मानेंगे. अदर पार्टी मस्ट रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन डिसीव्ड. अगर आपको सामने वाली पार्टी की बात पे विश्वास ही नहीं है, आपने उस बात को ट्रस्ट किया भी नहीं है और फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट लेवल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हूँ, तो ये धोखा नहीं माना जाएगा. द अदर पार्टी एक्टिंग ऑन द रिप्रेजेंटेटिव मस्ट हैव कॉन्सिक्वेंटली सफर्ड लॉस. आपको उस फ्रॉड के कारण कोई लॉस होना चाहिए. अगर लॉस नहीं हुआ है तो वो वैलिड माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. फ्रॉड हुआ है बट आपको कोई नुकसान नहीं हुआ तो आप उसको वॉइड नहीं करवा सकते. इफेक्ट ऑफ फ्रॉड. इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या होता है? वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी. वही सेम आपको ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा. रेमेडीज आपको ये मिलेगी अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो. रेस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट विद इन रीजनेबल टाइम. sue for damages and insist on performance of the contract on the condition that he shall put in the position in which he would have been had representation made be true. कि भाई सही बात बता के अब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो जाती हैं तो वो भी अलाउड है. मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड. अभी हमने वो केस देखा था ना ए और बी के बीच में कि उसने घोड़ा बेच दिया था बिना बताए कि अनसाउंड माइंड है, जबकि उसने कुछ बोला ही नहीं था साउंड चाहिए अनसाउंड माइंड है. तो उस केस में मेयर साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना गया. क्यों? क्योंकि कैविट एम्प्टर का रूल है कि परचेजर को खुद को भी अवेयर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हैज सोल्ड डब्लू सम पिक्स विच हैव बीन नॉलेज सफरिंग फ्रॉम फीवर. पिक्स वाज सोल्ड विथ ऑल फॉल्ट्स एज डिडंट डिस्क्लोज द फैक्ट टू फीवर टू डब्लू. हैड वाज नो फ्रॉड. यहाँ पे कोई भी फ्रॉड नहीं है. बट कुछ केसेस में साइलेंस भी फ्रॉड मानी जाएगी क्योंकि सामने वाली पार्टी की मानी जाती है ड्यूटी टू स्पीक. ड्यूटी टू स्पीक कब मानी जाती है? जब कोई पार्टी दूसरी पार्टी के साथ फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, जैसे कि हमने देखा फादर और डॉटर का वो था. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट और शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट. इन सभी केसेस के अंदर आप साइलेंस नहीं रह सकते. अगर साइलेंट हो तो ये फ्रॉड माना जाएगा. फिड्यूशरी रिलेशनशिप में, इंश्योरेंस में, मैरिज में, फैमिली सेटलमेंट और शेयर अलॉटमेंट. वेयर द साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच.
फॉर एग्जाम्पल ए सेड टू बी, इफ़ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम हॉर्स इज साउंड। तो यहाँ पे अगर साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच है, तो यहाँ पे अगर आप साइलेंट रहते हो तो वो फ्रॉड माना जाएगा। अब बात आती है मिस रिप्रेजेंटेशन की। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में यही डिफरेंस है कि मिस रिप्रेजेंटेशन करने वाली पार्टी को खुद को भी यही लगता है कि वो सही बात बता रहा है, जबकि वो गलत बता रहा होता है। पॉजिटिव असर्शन इन ए मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन मेकिंग इट दैट विच इज़ नॉट ट्रू, तो ही बिलीव दैट इट इज ट्रू। कोई इन्फॉर्मेशन जो सामने वाली पार्टी को आप बता रहे हो, आपको भी लग रहा है कि वो सही है, जबकि वो सही नहीं है। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं है धोखा देने की। गेन एन एडवांटेज टू ए पर्सन कमिटिंग इट और एनी वन क्लेमिंग अंडर हिम बाय मिसलीडिंग अनदर, यहाँ पे किसी भी तरीके का मिसगाइड नहीं करना चाहते आप, कोई पैसा नहीं कमाना चाहते। कॉजिंग हाउवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू सब्सटेंस ऑफ थिंग विच इज द सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, एक तरीके से एक पार्टी की ये मिस्टेक हो रही है। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 18, हमेशा ये क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ही होगा विच इज फॉल्स। Some constitute misrepresentation if the maker believes it to be true, but which is not justified by the information he possesses. When there is a breach of duty by a person without any intention to deceive, such brings an advantage to him. When a party causes even to done innocently the other party to agreement to make mistake as to the subject matter. For example, A make a positive statement to B that C will be made the director of the company. A make the statement on information derived and not directly from B, but from M. B applies for share on the faith of statement which turned out to be false. उसने सोचा सी डायरेक्टर है, चलो कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। द स्टेटमेंट अमाउंट मिसरिप्रेजेंटेशन बिकॉज इन्फॉर्मेशन रिसीव सेकंड हैंड डिडंट वारंट ए टू मेक द पॉजिटिव स्टेटमेंट टू बी, क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन का सोर्स था ना वो सही नहीं था, तो इस केस में इसे मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। बेटा डिफरेंसेस हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्जन में, ये आप देख लेंगे। मैंने आपको बता दिया कि कोर्जन क्या होता है और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। बहुत ही ईजी से सारे डिफरेंसेस हैं। डेफिनेशन अगर आपको मतलब समझ में आ गया तो आप इजीली पढ़ते अंडरस्टैंड कर लेंगे। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में इसी तरीके से कुछ डिफरेंस है, आप पढ़ते समझ जाएंगे अगर आप इनको ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। लीगल इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से नहीं होता है, यानी कि वहाँ पे कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, यानी कि जिसकी सहमति बिना इंटेंशन बिना कंसेंट के ली गई है, ज़बरदस्ती ली गई है, गलत तरीके से ली गई है, विदाउट फ्री कंसेंट ली गई है, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकता है, ये उस पर है। If such consent was caused by misrepresentation or by silence fraudulent within the meaning of section 17, the contract is not voidable if the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence. अगर आप इजीली सच का पता लगा सकते थे और आपने नहीं लगाया, तो उस केस में यहाँ पे फ्री कंसेंट वाला फॉर्मूला कैंसिल हो जाएगा, कैविट एम्प्टर अप्लाई हो जाएगा कि परचेजर शुड बी अवेयर। A fraud or misrepresentation which didn't cause the consent of contract of the party on whom such fraud was practiced or to whom misrepresentation was made doesn't render a contract voidable. For example, A intending to deceive B falsely represent that 500 mounts of indigo are made annually by A's factory, thereby induces B to buy the factory. The contract is voidable at option of B. This is because when the consent to agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation, agreement is voidable at the option of parties whose consent was so caused. एक तरीके से फ्रॉड हुआ है, गलत रिप्रेजेंटेशन हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है पार्टी की इच्छा के अकॉर्डिंग। इसी के साथ हम हमारे ये फ्री कंसेंट वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई एम हेयर CS Monica Agarwal. Thank you so much student for showing so much of patience.